बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमारे चाइना बॉर्डर पर हो रही है बीआरओ के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा भी। भारत सरकार ने हमें हमारा जो बजट है पिछले 2 सालों में 100% उसकी वृद्धि हुई है। और आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में 295 हमारे सड़कें, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड्स हमने बनाए, जिसको हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने अलग अलग जगह पर जाकर उनका उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पण किया। और ऐसी ऐसी जगह पर गए वो जहां पर कभी भी कोई रक्षा मंत्री नहीं गए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं कि लद्दाख में वो क्योंगम में गए, जो बहुत आगे का फॉरवर्ड लोकेशन है। शोक में गए, जो शोक को बोलते हैं पहला गांव है वो LAC से। फिर अरुणाचल में गए, सियोम में गए और कई सड़कें वहां पर और ब्रिजेस का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में 12 सितंबर को उन्होंने 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पण किया, देवक ब्रिज से, जो जम्मू रीजन में पड़ता है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। सो इस तरीके से BRO ने तकरीबन 8,000 करोड़ के ये 300 प्रोजेक्ट बनाए और देश को समर्पित किए। 4 महीनों में जो दिसंबर आने वाला है उसमें 60 प्रोजेक्ट और हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमारा काम का जो गति है वो बहुत तेज़ हुई है। उसी के अंदर हमने नई नई तकनीकी चीज़ें शामिल की हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम स्टील स्लैग का उपयोग कर रहे हैं, हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं सड़क बनाने में। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट है हमारे लिए। एक्चुअली इंडिया या भारत जो है संसार में दूसरे नंबर पे है स्टील प्रोडक्शन में। 143 मिलियन टन्स हम एक साल में बनाते हैं, उसमें से 15 से 16% जो है स्टील स्लैग बाइट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट होता है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ध्येय है कि वेस्ट टू वेल्थ, उसमें हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक जो हमारा वेस्ट है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड है, उसको भी अपने सड़क कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टील स्लैग का भी। उसके साथ में कट एंड फिट टेक्नोलॉजी, जिसमें जैसे आपने देखा यहाँ पर जो हमारा लास्ट ब्लॉक है उसमें प्रीकास्ट मेंबर्स को इस्तेमाल किया गया है। तो हम रोड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रेनेज टू ब्रेस्ट वॉल टू रिटेनिंग वॉल टू द इवन रोड पेमेंट्स, उसको हम अपने पीछे फैक्ट्री में प्रीकास्ट करते हैं और उसको ले जाकर जोड़ते हैं और प्रीस्ट्रेस केबल से उसको सुदृढ़ करते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, जियो सेल्स फॉर स्लोप स्टेबलाइजेशन, वी आर यूजिंग, इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और इसको हम ससोमा सासरला, जो हमारी सड़क है जो 17,700 फुट पर है, उसमें जियो सेल्स को शिफ्टिंग म्यूरेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जो है BRO के काम करने की गति बहुत तेज़ है, उसमें सरकार का पूरा सहयोग है, पूरा बजट का और मशीनों का, नई टेक्नोलॉजी का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम चाइना को, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि अगले 4 और 5 सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो ये प्रयास शुरू हुआ, ये आज की गवर्नमेंट ने शुरू किया। पहले की सरकारें इतनी इस तरह से नहीं सोचती थी, और उसमें रक्षा मंत्री महोदय का संसद में बयान भी रहा है कि हम ज़्यादा आगे इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उसी सड़क को अगर चाइना इस्तेमाल करके हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। लेकिन आज ये पिछले गवर्नमेंट का है, 2008 में श्री एंथनी ने इसकी बात की थी। लेकिन आज जो है सरकार दूसरी तरीके से सोच रही है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल सामरिक दृष्टि से हमारी जो स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ और सफल हुई है, इससे जो सोशो इकोनॉमिक, हमारा सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो अपग्रेडेशन है आगे की सड़कों में, आगे के इलाकों में, उसमें बहुत वृद्धि हुई है। सर, एक चीज़ देखने में आई है, अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से कनेक्टिविटी ग्राउंड की जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए आने वाले दिनों में BRO क्या कुछ करने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जो आगे के गांव हैं, स्पेशली लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और कुछ गांव जो हैं तवांग एरिया में, अरुणाचल में जो हाई एल्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, वो तवांग में ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है। तो वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरती है, तो हमने नई नई मशीनें और नई नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जो क्लोज़र हो जाता था पासिस का और सड़कों का, वो पहले 6-6 महीने रहता था, उसको हमने श्रिंक करके, स्पेशली जोजिला का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जोजिला पास जो एक लाइफलाइन है श्रीनगर से लेह के लिए या लद्दाख के लोगों के लिए, और अपनी जो ट्रुप्स हैं जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं,
वो 6 महीने बंद रहता था। वो अक्टूबर में बंद हो जाता था और बाद में मई एंड में या जून के बिगनिंग में खुलता था। लेकिन हमने पिछले 3 सालों में उस क्लोजर को श्रिंक किया। उसको पहले साल में 2021 में 110 दिन तक केवल बंद रहा वो, फिर अगले साल में 73 दिन, और इस साल हमने उसको 68 दिनों के बाद में खोल दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो लद्दाख के लोग और वहाँ पर जो हमारे डिप्लॉयड हैं ट्रुप्स, वो कट ऑफ हो जाते थे। उनको मेंटेन करने के लिए हमें एयरफोर्स का या एयर के द्वारा हमने उनको सहारा लेना पड़ता था। उससे एयर मेंटेनेंस से काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। हर एक चीज़ जो यहाँ पर चंडीगढ़ से, जहाँ पर हम खड़े हैं आज, यहाँ से ट्रांसशिप होती है थ्रू एयर, और एक जो चीज़ 10 रुपये की आती है वो उसका मूल्य वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 110 या 120 रुपये हो जाता है। इतना उसमें इजाफा होता है क्योंकि फ्यूल बहुत खर्च होता है। तो हमने एक बैक एंड कैलकुलेशन की कि अगर हम पासेस को जल्दी खोल देते हैं तो हम कम से कम नहीं तो 350 से 400 करोड़ सरकार का बचा पाते हैं। और एक और चीज़ इसमें आती है इकोनॉमिक्स के अलावा, कि जो हमारी स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन है, जो हमारी इंटेंट है, वो हमें मिलती है कि जल्दी से हमारे ट्रुप्स अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, रोड के द्वारा वहाँ पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए। और लद्दाख के लोग जो बिल्कुल आइसोलेट हो जाते थे, एक तरह से ओपन जेल थी कि 6 महीने तक वो ना तो कहीं पर जा सकते हैं सड़क के द्वारा, ना कहीं पर कोई उनके पास आ सकता है। उनको मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, कोई नेसेसिटीज़ होती हैं, वो नहीं हो पाती थी। लेकिन आज इस वजह से उनका जो, जिसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली का एक मापदंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो जैसे आपने बताया वो जल्दी इस्टेब्लिश कर देते हैं हम। उसमें हम ना केवल अच्छी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी स्नो क्लियरेंस की मशीनें हैं, उसमें हम नेविगेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बीआरओ की सड़कें, जितनी भी हमारे पास सड़कें हैं, तकरीबन आज हम 24,000 किलोमीटर को मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पूरी हमने 60,000 किलोमीटर सड़क बनाई है, तो उसको हमने पूरा जीआईएस पे डाल दिया है। हर एक पॉइंट का लेट लॉन्ग हमारा जीआईएस के ऊपर है। उससे क्या होता है कि जो नेविगेशन सिस्टम को हम अपने डोजर्स पे माउंट करते हैं, तो वो बिल्कुल सही दिशा में उस डोजर ऑपरेटर को दिशा देता है, और जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और स्नो क्लियरेंस में जैसे आपको मालूम होगा कि जोजिला पर 30 से 40 फुट, जोजिला एक ऐसा पास है संसार में जिसमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और उसमें उस 30 से 40 फुट के अंदर उसको ये मालूम नहीं होता कि सड़क कहाँ पर है और वैली कहाँ पर है। लेकिन इस नेविगेशन सिस्टम में पहली बार इसको हमने इस्तेमाल किया इस बार सड़क खोलने में, उससे एग्जैक्ट उसको सड़क की अलाइनमेंट मालूम चलती है, जिससे काम तेज़ी से हो पाता है। तो इस तरह से हम कनेक्टिविटी को जल्दी बहाल कर देते हैं। जो हाल ही में बाढ़ आई थी सर पहाड़ों में, क्या बीआरओ को भी काफ़ी नुकसान हुआ? नहीं, बीआरओ की सड़कों को उसमें नुकसान नहीं हुआ। 2 कारण हैं उसके। एक तो जो बीआरओ की सड़कों की अलाइनमेंट चुनी जाती है, वो इन सब चीज़ों को देखकर चुनी जाती है कि कहाँ पर ज़्यादा फ्लड आ सकता है। पिछले रिकॉर्ड को हम देखते हैं, कहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है। और हम नदी के बिल्कुल साथ में सड़क नहीं बनाते हैं कभी, क्योंकि नदी में कभी भी उफान आता है। तो हम कम से कम नहीं तो 100 साल का पिछला डाटा लाते हैं और उसको देखकर अपनी सड़कों की और ब्रिजेज़ की डिज़ाइन करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो सड़कों का डैमेज हुआ, खासकर चंडीगढ़ से मनाली और चंडीगढ़ से शिमला, ये सड़क नीचे थी, क्योंकि जब नाले मिलते रहते हैं नदी में, तो नदी का जो क्वांटम ऑफ वाटर नीचे में ज़्यादा हो जाता है। हमारी सड़कें ज़्यादातर ऊपर इलाकों में हैं, पहाड़ों के बिल्कुल शिखरों पर हैं, जहाँ पर पानी का जो इस तरह का असर हुआ वो हमारी सड़कों पे नहीं हुआ। सर, यहाँ जो इंफ्रा तैयार होगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ से कहीं और भी ले जा सकेंगे? यहाँ पर जो हम ये बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, इसमें हमारे जो इक्विपमेंट, मशीन्स, रॉ मटेरियल जो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए लद्दाख में हमारे प्रोजेक्ट्स तैनात हैं, हिमांक, विजयक और योजक, तो उसका सामान जो है यहाँ से इकट्ठा होकर जाता है बाई एयर, और उसको जल्दी से जल्दी हम पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारी यहाँ पर टीम रहती है जो उस सामान को आगे ले जाने के लिए तैनात रहती है। तो 5 से 6,000 मीट्रिक टन यहाँ पर रॉ मटेरियल और मशीन्स हर वक्त जो है तैयार रहती हैं आगे ले जाने के लिए। अब कह रहे थे सर लद्दाख में देश का सबसे बड़ा इस तरह का 3D मॉडलिंग वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक बोला आपने कि जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर L&T इसको कर रही है, तो वहाँ पर हम एक लद्दाख के अंदर संसार का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, जो बीआरओ म्यूज़ियम होगा। उसमें बीआरओ के जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो ऑल अलोंग लैंड बॉर्डर्स काम करते हैं, पिछले तकरीबन 63 साल से हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनके कामों का बखान होगा, जिससे कोई भी लोग लद्दाख में जो आते हैं
वो उस म्यूज़ियम को देखें और उसमें जानें कि बीआरओ की गतिविधियाँ पिछले 63 सालों में क्या उनकी रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह के काम किए हैं उन्होंने, उसके बारे में ये जानकारी वहाँ पर प्राप्त होगी। कुछ नई टनल्स भी बनाई जा रही है जी बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने 60 सालों में 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई और 60 सालों में केवल 2 टनल्स का निर्माण किया। ये एक नेसेसिटी भी दिखाता है और सरकार की सपोर्ट भी दिखाता है कि पहले सरकार इस तरह से सोचती नहीं थी कि टनल बनाई जाए। वो पहाड़ के ऊपर से सड़क जाती थी, ऊपर नीचे से उतरती थी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फ्यूल का, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा लगता है, उसमें एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, उसमें इन्वायरमेंट का भी स्खलन होता है जिसमें पेड़ ज़्यादा काटे जाते हैं। तो ये सोच बदली गई और पिछले 3 साल में हमने 4 टनल्स का निर्माण पूरा किया, जो एक अप्रत्याशित एक क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन है सोच में। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 10 टनल्स पे हम काम कर रहे हैं, जो जल्द ही अगले साल तक 10 की 10 ख़त्म हो जाएंगी। और 8 टनल्स का जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है वो अभी फाइनल स्टेजेस में है, तो उनमें से काफ़ी सारी टनल्स अगले या अगले साल से शुरू भी हो जाएंगी। तो एक सोच में बदलाव आया है। टनल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फास्टेस्ट एंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू प्लेसेस। सर, जो ये 3D प्रिंटेड इमारतें हैं, इनका बजट कितना का आप सेव कर रहे हैं? पहले कितना बजट आता था, मतलब कितना मार्जिन है ये नई टेक्नोलॉजी का, फ़ायदा कितना मिलता है? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो इसी तरह की अगर हम बिल्डिंग बनाते कन्वेंशनल तरीके से, तो उसमें और इसमें कॉस्ट का फ़र्क केवल 5 से 7% का होता है। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस से बनाते तो मिनिमम इसमें 18 महीने लगते या 24 महीने लगते या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि एक तरीका होता है कन्वेंशनल बिल्डिंग बनाने का, उसमें कभी स्टोर्स की कमी आ जाती है, रुकावट आ जाती है। लेकिन ये बिल्डिंग्स जो हैं अप्रैल में शुरू हुई और ये नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगी, तो 9 महीने के अंदर ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। तो आपका समय तकरीबन 1/3 हो गया और 5 से 7% जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो अगर रियल टर्म्स में हम देखें, क्योंकि हर साल जो है कॉस्ट एस्केलेशन होता है स्टील में, सीमेंट में और बाकी रॉ मटेरियल्स में, तो दैट गेट्स कंपनसेटेड व्हेन यू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द कॉस्ट एनालिसिस, कि जब कन्वेंशनल और 3D प्रिंटेड को हम अलग तरीके से देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में ये चीप पड़ेगा और फास्ट होगा। इन बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी? ड्यूरेबिलिटी उन बिल्डिंग से अगर हम बोलते हैं बिल्डिंग्स नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से, तो हम 50 साल 60 साल आंकते हैं उन बिल्डिंग्स की, तो ये उससे भी सुदृढ़ हैं, उससे अच्छी हैं, उससे वेल प्लान्ड हैं, इसमें साइंटिफिक तरीके से सारा काम हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा इनकी लाइफ होगी। सर, ये बिल्डिंग्स एक्सक्लूसिवली आरसी के लिए ही है या जनरल पब्लिक या जनरल कंस्ट्रक्शन में भी इस तकनीक को यूज़ किया? नहीं, बिल्कुल ये हम वही बात कर रहे थे कि अभी हमने इसमें पहल की है, जो एक गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमने 3D प्रिंटिंग को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने शुरुआत की है। तो इन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बॉम्बे में L&T ने 96 फ्लैट्स बनाए हैं और 96 डेज़ में ख़त्म किए, मतलब हर रोज़ एक फ्लैट बना रहे हैं वो। तो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा, और जो आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो मल्टीपल स्टोरीज़ की टावर्स बनती हैं रेजिडेंशियल की या किसी ऑफिसेज की, वो 3D प्रिंटिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअली। थैंक यू।